नमस्कार। उद्भव विजन फाउंडेशन की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस अति विशिष्ट वेबिनार में। हमारे जो मुख्य आप सबको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। तो आज के हमारे जो खास वक्ता हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर नारायण बारेठ सर। सर को हम जानते हैं, सर का परिचय विस्तृत रूप में हम देंगे, लेकिन आवाज हम सबने उनकी सुनी हुई है और अभी भी आवाज सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। तो बहुत बहुत स्वागत है, हृदय तल से हम आपका स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं सर कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। और आज के वेबिनार में जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का टॉपिक आपको मालूम है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से दृष्टिबाधितों का सशक्तिकरण। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले और आप सब जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नारायण बारेठ सर की आवाज सुनने के लिए और उनके परिचय से पहले हम उद्भव विजन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल चेतन शर्मा सर से आग्रह करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है? हाँ, अब अभी ठीक है। हम उद्भव विजन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल चेतन शर्मा सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप उद्भव विजन फाउंडेशन का एक परिचय यहाँ पे श्रोताओं को और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उन्हें दे, फिर उसके बाद हम अपने विषय की ओर लौटेंगे। चेतन शर्मा सर। आदरणीय नारायण बारेठ साहब, उद्भव विजन फाउंडेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती गौरी सेन, उपाध्यक्ष श्री शाहरुख खान और अन्य उद्भव के पदाधिकारी, मैं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समय निकाला। उद्भव फाउंडेशन ने अपनी स्थापना का अभी मात्र 1 वर्ष पूरा किया है और इस दौरान हम वित्तीय साक्षरता के लिए सुनिधि, कोरोना से प्रभावित दृष्टिबाधितों के लिए संबल, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड करवाना, ऑर्फनेजेस में दृष्टिबाधितों का सर्वे और उनकी सहायता, तथा उन सब से ज्यादा नवीनतम डेवलपमेंट ये कि देश भर की दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो कॉलेज जा रही हैं, उनके लिए एक छात्रवृत्ति की शुरुआत आज से उद्भव करने जा रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आपके सहयोग से आने वाले समय में भी और जनहित के परियोजनाएं हम लागू कर सकेंगे। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय नारायण बारेठ साहब, राज्य सूचना आयुक्त से इससे पहले कि हम सुने, मैं आप सबका आभार करता हूं और हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती गौरी सेन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर नारायण बारेठ सर का आप लोगों को एक विस्तृत अपनी ओर से परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो हम सब ने बीबीसी में सर को सुना है और उनकी संवेदनशील जो रिपोर्टिंग है उसको बहुत बारीकी से महसूस किया है, हम सभी उससे जुड़े रहे हैं। लेकिन एक संक्षेप में जो एक परिचय है, प्रोफेसर नारायण बारेठ सर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा पत्रकारिता और जनसंचार के अतिरिक्त मीडिया अध्ययन में शिक्षण आपके मुख्य कार्यक्षेत्र रहे हैं। यदि आपके अनुभव की बात करें तो 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में आप सक्रिय राजस्थान संवाददाता के रूप में लंबे अरसे तक बीबीसी हिंदी में
अपनी सेवाएं देते रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। आपने सदा लोक हित से जुड़ी खबरों पर विशेष तवज्जो दी। यही नहीं, इंश्योर करें कि सब लोग म्यूट हैं। यही नहीं, दिल्ली भास्कर, द पायनियर, द एशियन एज और हिंदी पत्रिका आउटलुक के साथ भी आपने काम किया। साथ ही डेली नवभारत टाइम्स से भी आप लंबे समय तक अपनी सेवाएं वहां पे भी देते रहे। 3 साल हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर और 1 वर्ष तक आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में मीडिया अध्ययन में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। यदि आपकी स्पेशल कवरेजेस की बात की जाए तो 2 बातों का हम यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे। जब राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया गया तो बारेट जी ने ही उस पूरे आंदोलन को विशेष रूप से कवर किया। इसके अतिरिक्त बीबीसी हिंदी में रहते हुए 2005 में गांधी जी की दांडी यात्रा को 400 किलोमीटर के मार्ग पर आपने कवर किया। तो ये कुछ खास बातें थी सर से जुड़ी, सर के परिचय से जुड़ी। अब हम विषय पे आते हैं जो कि आज का विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम और इसके माध्यम से दृष्टिबाधितों का सशक्तिकरण। हम सभी व्यक्तिगत तौर पर या संस्थाओं में भी किसी न किसी समय हमें अवश्य ही जरूरत पड़ती है सूचना के अधिकार का प्रयोग करने की, लेकिन आज वो अवसर है कि हम सूचना आयुक्त प्रोफेसर नारायण बारेट सर से उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। अब मैं बहुत लंबे समय तक इस विषय और बारेट सर और आप लोगों के बीच में न रहते हुए मैं बारेट सर से आग्रह करूंगी कि वो इस विषय पर प्रकाश डाले। ओवर टू यू बारेट सर। फाउंडेशन की गतिविधियां और कामकाज के बारे में सुनकर मुझे महात्मा गांधी के उन ख्यालात का इसमें एक परछाई मिली जो गांधी कहते थे कि स्वयं को हासिल करने का सबसे बड़ा तरीका है कि इंसान खुद को दूसरों की खिदमत में खो दे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक उस दुनिया से मुखातिब हूं जिनको मैंने महान दार्शनिक हेलन केलर के जरिए जाना है, और मैं उन सब लोगों को इस रूप में देखता हूं कि जिनके बाहर की आंखें नहीं होती, उनके मन की आंखें बहुत सशक्त होती है, वो संसार को एक खास नजरिए से देखते हैं। और आंखें बहुत सारे लोगों के पास होती है लेकिन उनके पास विजन नहीं होता, दृष्टि तो है, दृष्टिकोण नहीं है। आप सबके पास जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। मैं पहले इस कानून के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि ये बहुत खूबसूरत कानून है। मैं एक पत्रकार के नाते विधानसभा और लोकसभा में कानून बनते हुए देखे हैं। हम इन दोनों सदनों को, विधानसभा और लोकसभा को, एक तरह से कानून निर्मात्री संस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो सांसद और विधायक बैठते हैं उनको हम लॉ मेकर्स कहते हैं, कानून बनाने वाले। अब तक जितने कानून बने हैं वो कोई सेमिनार से आए हैं, किसी गोष्ठी से आए हैं, किसी चैम्बर से आए हैं, किसी सभा कक्ष से आए हैं। ये एक ऐसा कानून था जो ग्रास रूट से आया था, जो गांव की गलियों से आया था, पगडंडियों से आया था, जो चौपाल से आया था, जिसमें आम आदमी की हिस्सेदारी बड़ी प्रबल थी अरुणा राय जी के नेतृत्व में। तो ये छोटा सा कानून है, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा हुई तो कुछ साल पहले बताया गया था कि हिंदुस्तान का यह पारदर्शिता का कानून संसार में अपनी अच्छाई के कारण 3रे नंबर का कानून है। लेकिन विडंबना ये कि इसके क्रियान्वयन के मामले में ये बहुत निचले पायदान पे है, जो हमारी चिंता का सबब है। मेरे को कुछ माह हुए ये काम करते हुए, और ये इतना अच्छा कानून है, अगर ये ठीक से क्रियान्वित हो जाए तो सरकारों पे दबाव आधा रह जाएगा, प्रशासन पे दबाव आधा रह जाएगा, क्योंकि इसमें अपेक्षा की जाती है कि हर चीज को सतह पे रखे, मंजरे आम पे रखे, हर चीज को आप प्रदर्शित करें। ये इस कानून जब बना था तो इसकी धारा 4 में अपेक्षा की गई थी कि अगले 120 दिन में प्रयास करेंगे सारे सरकारी दफ्तर कि वो जरूरी चीजें, वो आवश्यक जानकारियां जो आम आदमी के लिए काम की है,
उनको आप चस्पा करेंगे इस तरह से अपनी वेबसाइट पे या जो भी आपके पास माध्यम हो कि वो आवाम तक पहुंच सके, वो अधिकारियों के उस इच्छा पे छोड़ा था, अपेक्षा पे छोड़ा था, लेकिन अब कम लोगों की इच्छा इस पे अधिकारियों की है। इस कानून में आप कहीं भी अर्जी देके और सूचना मांग सकते हैं। ये ख्याल रखें कि सामने वाले हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, सूचना देने वाले कुछ अच्छे होते हैं और कुछ चालाक लोग भी होते हैं। तो कानून में जो बारीकियां हैं उसका फायदा उठाते हैं। आप वो सूचना मांग सकते हैं जो संसद और विधानसभा को दी जा सकती हो। संसद और विधानसभा में सवाल पूछने पे कई तरह की नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि आप ऐसा नहीं पूछेंगे जिससे किसी व्यक्ति पे व्यक्तिगत आक्षेप हो, किसी की निजी जिंदगी के बारे में नहीं करेंगे। वही बात इस पे भी लागू होती है। तो इसमें आप किसी भी सरकारी दफ्तर से जानकारी ले सकते हैं, उनको 30 दिन में देनी होगी। अगर वो जानकारी उस अधिकारी के दायरे में नहीं है तो वो देखेगा कि ये किसके दायरे में, अगले 5 दिन में उसका ट्रांसफर करेगा और हाँ, जिससे संबंधित है उसको वो भेजेगा, और नहीं तो खुद लेके देगा। अगर वो 30 दिन में अपनी राय आपको नहीं देता है या कोई फैसला नहीं सुनाता है, माना जाएगा कि उसने अपना मत सुना दिया है। आप अगले 2 महीने में अपील कर सकते हैं। उसी विभाग में प्रथम अपील अधिकारी होगा, उसको आप अपील कर सकते हैं कि मैंने सूचना मांगी थी, मुझे नहीं दी गई है, ये वजह है कि मुझे दी जानी चाहिए। और वो भी नहीं सुने तो आप 90 दिन के भीतर भीतर राज्य सूचना आयोग के पास अपील कर सकते हैं। इसमें 10-20 रुपए का खर्चा होता है और कुछ चीजों में बीपीएल वगैरह का खर्चा भी नहीं देना पड़ता है इसमें। ये जानकारी मांग सकते हैं आप, और सवाल नहीं पूछ सकते आप इसमें। आप काल्पनिक बातें नहीं पूछ सकते। आप ये भी नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों हुआ, आपने फैसला क्यों लिया। आप सूचना उस रूप में ले सकते हैं जिस रूप में मेंटेन की जा रही है, संधारित की गई है, वो देने के लिए बाध्य है। आप किसी और फॉर्मेट में नहीं मांग सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो सवाल लेके आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे अब तक ये क्यों नहीं मिला, या मेरे मोहल्ले में अब तक लाइट क्यों नहीं लगी। इसके बजाय आप वो डॉक्यूमेंट मांगिए, वो सूचना मांगिए जो उनके प्रारूप में है, वो उनको देनी पड़ेगी। आप किसी की व्यक्तिगत सूचना नहीं मांग सकते किसी भी के बारे में, क्योंकि ये जो कानून है, ये हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो बड़ा पावरफुल है, जो आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और ये कानून उसी का हिस्सा है। इसके साथ साथ ये भी कहता है कि जो अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति की निजी आजादी की उतनी भी रक्षा करता है। तो दोनों के बीच में संतुलन रखना चाहिए। एक सूचना आयुक्त के नाते मुझे जो खतरा अब लगता है वो ये लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग होने लगा है, और कुछ लोग चाहते हैं इस कानून की साख खराब हो जाए, क्योंकि साख खराब हो जाएगी तो इससे आम आदमी के हितों पे बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि इसकी साख बाकी कानूनों जैसी हो जाए, तो ये एक सावचेती की जरूरत है। कुछ लोग इसका इतना इस्तेमाल करते हैं बेजा कि हमें चिंता होने लगती है। और विडंबना ये कि वो लोग जिनके लिए कानून बना है बहुत कम संख्या में आते हैं अपील लेकर के। अनुमान है कि ऐसे भारत में 40 से 60 लाख के आसपास सालाना आरटीआई की अपीलें और ये सब होती है, लेकिन ये आज में हमारी आबादी का सिर्फ 3% है। उसमें से 45% को सूचना मिल जाती है, 55% को सूचना नहीं मिल पाती है। जिन 55 को नहीं मिल पाती है उसमें 10% ही अपील तक आते हैं। और अभी पूरे भारत में 2.5-3 लाख अपीलें पेंडिंग है। कुछ राज्यों पे ज्यादा है। सरकारों की या राजनीतिक प्रणाली की रुचि इस कानून में कम है। और विडंबना ये कि वो लोग जो इस कानून का पहले सिद्धांत विरोध करते थे, मेरी जानकारी और मालूमात के मुताबिक सबसे अधिक इस्तेमाल भी उन्होंने इस कानून का किया है। अब वो इस कानून को थोड़ा संकुचित करना चाहते हैं, इसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। तो जब तक ये कानून है आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मांग सकते हो, कितना खर्चा वो मांग सकते हो, आप कोई दस्तावेज मांग सकते हो। तो बहुत लोगों को इससे राहत मिलती है। और जैसे कोई अर्जी दाखिल करता है सरकारी विभाग में, अफरा तफरी मच जाती है, वो डरने लगते हैं। चाहे जवाब गोलमोल भी दे लेकिन फिर भी वो डरते हैं। मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो अर्जियां लेके आते हैं, अपील लेके आते हैं, उसमें कोई सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी इसको पेंशन नहीं मिली है,
कोई रिटायर्ड कर्मचारी दिवंगत हो गया, उनकी बेवा वो पेंशन के लिए आ रही है, किसी को मकान का पट्टा नहीं मिला है, किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, किसी को गांव में नरेगा को लेकर शिकायत है, किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है। इस तरह की चीजें लोग लेके रोजमर्रा की हमारे यहाँ आते हैं। कुछ पारिवारिक कलह लेके भी आते हैं, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, वो भी हमारे यहाँ आते हैं एक दूसरे के बारे में तनख्वाह की जानकारी लेने के लिए। तो ये बहुत दोस्ताना कानून है, आवाम दोस्त कानून है। जैसे अम्बेडकर संविधान को इस तरह से वो परिभाषित करते थे कि हिंदुस्तान का संविधान काम करने लायक है, ये इतना लचीला है, इतना कोमल है कि शांति काल में ये पूरी आवाम को, देश को एक रख सकता है, और इतना मजबूत भी है कि अगर हमारे पे कोई विपत्ति आ जाए, आक्रमण हो जाए, कोई आपात स्थिति पैदा हो, तो उसका एक कुशलता से संचालन कर सकता है, उस पर पार पा सकता है। उसी तरह का एक कानून है, छोटा सा। और मुझे मेरे 8-9 महीने में कोई ब्लाइंड इनका इस्तेमाल करते हुए मेरे नोटिस में नहीं आया है। तो आप लोगों को इसको अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके लिए, और न केवल आप करें, औरों को भी आप प्रेरित करें कि इस कानून का आप इस्तेमाल करें। राजनीतिक पार्टियां, जैसे कुछ पार्टियां इसके लिए, कानून जब बन रहा था आधे मन से थी, कुछ पूरे मन से थी। जब कानून बन गया और वो संसद में जब भी कोई माननीय आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि ये सदन जानना चाहता है, आवाम जानना चाहती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर रख लिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक जमाने में ये माना था कि हिंदुस्तान की जो 8, 9, 7 राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, एक सार्वजनिक अभिकरण है जो सूचना के दायरे में आती है। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने सहमति बनाते हुए, अपने सारे मतभेदों को एक तरफ रखते हुए 2013 में एक कानून बना करके और स्वयं को मुक्त कर लिया। तो ये ठीक बात नहीं है कि आप जिस वोटर की नुमाइंदगी करते हो उसको आप बताना नहीं चाहते हो कि आपके पास से धन सामग्री कहाँ से आती है। यही बुराइयों की जड़ है। जो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे जेफरसन, वो कहते थे इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात सूचना लोकतंत्र का खनकता हुआ सिक्का है। और ये इंफॉर्मेशन ईरा है, और वो ताकतवर नहीं है जिसके पास हथियार है, असला है, गोला बारूद है। वो भी ताकतवर नहीं है जिसके पास धन संपत्ति है। माफ कीजिए। वो ताकतवर है जिसके पास सूचना रोकने और फैलाने का अख्तियार है। तो मैं यही कह के आपसे अपनी बात खत्म करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके जी। खूबसूरत, इतने ज्यादा गौरी जी, थोड़ा सा आवाज हल्की कम आ रही है, थोड़ा सा। हाँ जी, जी जी, अभी ठीक, अभी ठीक। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर, आपने इतना हमको इतनी सारी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में दी, जो हमें बहुत हद तक हमें ये जानकारी नहीं है। सही कहा आपने कि कई बार हम लोग बहुत सही ढंग से उस जो कानून है, उसका जो अपना अधिकार है, उसका प्रयोग करना ही नहीं जानते हैं। तो आज उसके लिए आपने हमें समय दिया, और अब हमारे कुछ श्रोता, मुझे लगता है कि सवाल भी पूछना चाह रहे होंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सवाल होंगे, उसके लिए भी बारिट सर हमारे साथ हैं। तो आज हम वाकई बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि हम जो भी पूछना चाहेंगे, हमारे जो भी प्रश्न हैं, उनका समाधान करने के लिए बारिट सर हैं। तो चेतन सर, क्या अब हम अपने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर आगे बढ़े? जी जी, जरूर जरूर। अब मैं आप सबसे प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि आपका कोई भी प्रश्न है सूचना के अधिकार से संबंधित, सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं। पारेख साहब बहुत हद तक उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो आप में से किसी का भी प्रश्न हो तो वो प्लीज अपना हैंड रेज करें और उसको हम अनम्यूट करके इनवाइट करेंगे और उनके प्रश्न का उत्तर बारेठ साहब देंगे। ओके, सबसे पहले निखिल
निखिल कुकड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका एक प्रश्न है। निखिल जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। यस सर, नमस्ते सर, निखिल बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी 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 बताइए। निखिल जी, हाँ आप बोलिए। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आज से ना 5-6 साल पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स का एक एग्जाम दिया था, जिसमें ना विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक स्टोर कीपर की पोस्ट थी। तो परीक्षा एग्जाम दी, फिर इंटरव्यू भी हुआ, बट उन्होंने कहा था कि हम आपको अगर कुछ होता है फाइनल सिलेक्शन तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, बट आज तक उसका कुछ भी आया नहीं। बट इंटरव्यू वगैरह सब अच्छे से हुआ था। तो क्या ऐसे केस में हम पूछ सकते हैं ये सवाल कि उस पोस्ट का क्या हुआ, या फिर उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं इस विषय में? मैं आपका इस नाते भी स्वागत करता हूं कि भारत में पहला आरटीआई जो इस्तेमाल करने का उदाहरण मिलता है वो आपके महाराष्ट्र से ही मिलता है। पुणे में शाहिद रजा ने 2005 में आरटीआई लगाई थी। जी। आप बेशक पूछ सकते हैं, आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अच्छा। आपको विवरण देना पड़ेगा। सन फला फला क्रमांक ये एग्जाम था, इसके परीक्षा परिणाम की मुझे सूचना दी जाए, है ना। जो आखिरी लिस्ट है कामयाब प्रत्याशियों की, उसकी सूची दी जाए, नाकाम प्रत्याशियों की भी सूची दी जाए, है तो आपको वो दे सकते हैं। इसमें एक होता है कि आप 20 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं मांग सकते। अच्छा, वो अधिकारी की मर्जी पे है। हाँ, कई बार वो ये भी कहते हैं कि साहब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे यहाँ 3 साल 5 साल तक का एक वो है बना रखा है। अच्छा। उस सूरत में जरूर बचते हैं वो। अदरवाइज एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं रिकॉर्ड का। जैसे आप अर्जी मांगते हैं ना, आप एक अर्जी लगाएं, जैसे म्युनिसिपैलिटी में आप जैसे प्याऊ पानी पिलाने वाली शहर में 10 लगी हुई है, तो आप कह सकते हो कि 2018-19 में शहर में जो प्याऊ लगाई गई है उस पे कितना खर्चा हुआ, ये देखने के लिए मैं उससे संबंधित फाइल का मुआयना करना चाहता हूँ, अवलोकन करना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम के आधार पे आप जा सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, फिर डॉक्यूमेंट चिन्हित कर लें कि ये डॉक्यूमेंट मेरे काम का है, इसकी मेरे को दे दी जाए। ऐसा कर सकते हैं। कई बार कुछ आवेदक बल्क में सूचना मांगते हैं, है ना। ऐसे बहुत आते हैं हमारे यहाँ। जैसे किसी ने मांगी कि 2014 से लेकर 2020 तक मेरे गांव में नरेगा में जितना काम हुआ है उसकी ईयर वाइज हमें जानकारी दी जाए। तो इतनी जानकारी देने का मतलब ये होता है कि ग्राम पंचायत इसी में लगी रहे, है ना। तो हम बीच का रास्ता निकालते हैं, हम कहते हैं कि आप अवलोकन कर लो फाइलों का, और उसमें हम कहते हैं कि इनको 50 पेज जो चिन्हित करे दे देना, है ना। इससे ज्यादा मांगे तो उसका शुल्क जमा करा देंगे। तो आप अवलोकन भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप इंस्पेक्शन सरकारी दफ्तरों का भी कर सकते हैं, है ना, उसमें आरटीआई में अर्जी लगा के, है ना। तो सर आजकल तो ये सब काफी ऑनलाइन भी आ गया, तो हम घर से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस चीज इसके लिए? कुछ विभागों में इसकी व्यवस्था है, कुछ में नहीं है। जैसे रूरल बेल्ट में नहीं होती है। अच्छा, जैसे अब मान लो मुझे इंडियन एयरफोर्स का सवाल है, एग्जाम उसी की थी, तो ये हम पता कैसे लगवाए कि इस डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी की, इंफॉर्मेशन की फैसिलिटी है या नहीं? हर वेबसाइट पे आरटीआई के बारे में कॉलम होता है। अच्छा। उसमें नाम होता है कि ये हमारे यहाँ लोक सूचना अधिकारी है ना। लोक सूचना अधिकारी का अर्जी लगाते हो तो आप उसमें ये भी पूछते हो कि इन केस अगर आप हमें सूचना नहीं दे रहे हो या डिले करते हो तो हमें प्रथम सूचना अपील अधिकारी का पता बताया जाए, है ना। वो बाध्य बताने के लिए, है ना। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से आप ये पूछ सकते हो कि इन केस आप हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि सूचना के बारे में आप सहमत नहीं है, तो आप हमें अपीलेट अथॉरिटी का पता ठिकाना दें। अच्छा, ठीक है ना। थैंक यू सर। जी अगले अच्छा, इसमें यहाँ एक चीज और ऐड करता चलूं कि इस जब रिकॉर्ड के इंस्पेक्शन की बात आती है तो अगर दृष्टिबाधित है और वो रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करना चाहे तो उसके लिए अब उनको एक पढ़ने वाला स्वयं ले जाना होगा या कैसे व्यवस्था होगी? आदरणीय बारेट साहब थोड़ा हमारा देखो मार्गदर्शन करते, फिर अगले मोहन कुमार जी से प्रश्न पूछते।
ये सवाल कभी सामने आया नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस है जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, वो ही वहां भी होगा। जी जी, वहां पे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया जी। मोहन कुमार जी, आप प्रश्न पूछिए। जी सबसे पहले सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जी 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 सर, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी MTS का फॉर्म डाला था ये अभी 2021 में, तो मैंने स्टेटस चेक किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिसका रीजन उन्होंने ये दिया है कि आपने अपना थंब जो है वो सही जगह पर नहीं लगाया था। वैसे और रिजेक्ट होने के लिए बाद मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई, क्योंकि वैसे इन्फॉर्मेशन आती है। मैंने एक बार MTS का भी डाला था तो उसमें भी पहले रिजेक्ट हो गया था, फिर एक्सेप्ट हो गया। तो क्या ऐसे केसेस में हम ये पूछ सकते हैं कि कारण क्या था, मतलब रियल रीजन क्या था और मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? नहीं, आप ये कारण न पूछे, आप ये पूछे कि मुझे उस दिन की कार्यवाही की कॉपी दी जाए, है ना, मेरे से संबंधित जो कार्रवाई है उसकी नोट शीट की कॉपी दी जाए, है ना। नोट शीट नहीं है तो जो भी इस पे पत्राचार है उसकी मुझे कॉपी दी जाए। कारण में तो सवाल हो गया ना, आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना, लेकिन सवाल कई बार अपने कॉलेज से संबंधित RTI लगाई है, तो लेकिन इस विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ, नहीं, आप अपील कर दे, आप उनको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का पूछे, उनके अपील कर दे। जी हाँ। दीपा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं, प्लीज पूछिए। नमस्कार बारिश सर। जी सर मेरा वैसे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, पर पिछले साल 2020 में कुछ संशोधन हुए थे वो सूचना का अधिकार के अंतर्गत ही, वो सर क्या थे? सॉरी, असल में उसमें तो उन्होंने हैसियत घटाई है मुख्य सूचना आयुक्त की, कमजोर करने की कोशिश की है। हाँ, मतलब उसको कमजोर किया है। पहले उनका कार्यकाल सूचना अधिकारियों आयुक्तों का 5 साल था, अब 3 साल कर दिया है ना। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का स्टेटस एक स्टेट गेस्ट होता है, वो किसी भी स्टेट में जाता था, उसका भी दर्जा कम किया उन्होंने, क्योंकि कुछ लोग जो अभी पावर में, वो ये मानते हैं कि इसकी ज्यादा कानून नियम इतने ट्रांसपेरेंट है कि इसकी जरूरत क्या है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अधिकतम पूरे उम्र इसको इस्तेमाल किया। तो हाँ, इसको खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठती हुई मांग है। हमारे बगल में नेपाल ने कानून बनाया है, बांग्लादेश ने बनाया है, श्रीलंका ने बनाया है ना। कुछ कुछ चीजें उनके यहाँ भी ठीक हुई है। पाकिस्तान तो आपको पता है कैसा स्टेट है, उससे तो अपन अपेक्षा भी नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो तीसरी दुनिया का लीडर रहा है, तो उसका कानून और उसका क्रियान्वयन अच्छा होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा संसार करता है। जी जी जी। अब गैलेक्सी A20 गैलेक्सी A20 किनका? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अपना नाम बता के प्लीज पूछिएगा प्रश्न। सर मेरा नाम अमित है। सर मुझे एक सर जानकारी ये चाहिए थी, एक तो सर जो हम RTI फाइल करते हैं तो वो हैंड रिटन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं या वो प्रिंटेड होनी चाहिए, कैसे मतलब होनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, आप जिस भी पठनीय होना चाहिए वो, हमारे यहाँ अधिकांश हाथ की लिखी हुई आती है ना। तो क्योंकि आपको ये कानून ऐसा ना कि ये तो आवाम के लिए बना है, उस आम आदमी के लिए जिसके लिए महात्मा गांधी पैरवी करते थे, जो समाज के कतार में आखिर में खड़ा है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास ऑफिस नहीं है, उसके पास राशन कार्ड भी नहीं होता है, उसके पास BPL कार्ड भी नहीं होता है, उसके लिए तो वो तो हाथ से लिख के भेजते हैं। हम तो मतलब एक पर्ची टाइप लिखे हुए आते, अपील को भी हम स्वीकार कर लेते, है ना। ठीक है सर, फिर ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी वकील से लिखवाइए, खुद ही लिख कोई सकते हैं जरूरत नहीं है ना, कि प्रॉपर कोई लैंग्वेज हो इसकी ऐसी ना, वकील से लिखवाने ना, वाली? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक सर जी हाँ जी बोलिए सर, बोलिए आप। नहीं बताएं सर एक मैं ये पूछ रहा था, जो रेलवे में से रिगार्डिंग अगर हमारे को कोई RTI लेनी हो तो उसके लिए हमारे को कहाँ पे RTI देनी होगी? उनका हर आप आपके इलाके की रेलवे की वेबसाइट पे जाएं,
है ना, वहाँ लोक सूचना अधिकारी होता है रेलवे का, ठीक है उस सर। पे लिखा होगा, उसको आप सूचना भेजें 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ में, और आप हाथ से लिख के भेज दें, है ना। उसमें नीचे लिखें कि ये आरटीआई कानून के तहत आपको 30 दिन में मुझे सूचना देने की मैं अपेक्षा करता हूँ, है ना। ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है ये सूचना, तो आपके जो निकटवर्ती ऑफिस है जहाँ ये सूचना है, आप उसको अंतरित करेंगे। ओके सर। नहीं भी करेंगे तो उसकी ड्यूटी है ये, और बिना तैरे आप मतलब वो कूदे तैर नहीं पाओगे। बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये सर बाई पोस्ट फिर हमारे पास भेज देते हैं 1 मंथ के अंडर, जैसे अगर, हाँ, आप ईमेल एड्रेस भी डाल दें साथ में। ठीक है सर। ठीक है ना। और सर अगर पुलिस में कोई लेनी हो आरटीआई, उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है सर? जैसे हमारे यहाँ पे कमिश्नर ही है, तो हमारे को जिस थाने से कंसर्न है वहां पे आरटीआई डालनी है, या असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ डालनी है, या कमिश्नर ऑफिस में डालनी है, कहाँ पे डालनी होती है सर? अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्था है। राजस्थान में पुलिस का जो एडिशनल एसपी है वो लोक सूचना अधिकारी होता है ना। तो आप कोई भी उनके अर्जी लगाएंगे, वो संबंधित थाने से जानकारी मांगेगा, है ना। जानकारी मांगकर आपको प्रोवाइड करेगा। आपने कहा नहीं ये झूठ है, आपने मुझे गुमराह किया, आपने सूचना नहीं दी है, तो आप एसपी के यहाँ फर्स्ट अपील कर सकते हैं, है ना। या एसपी जिसको भी, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोक सूचना अधिकारी है और एक उस पर अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है। तो वो जो लोक सूचना अधिकारी है वो थानों से सूचना लाके देता है, आपको प्रोवाइड करेगा। नहीं है तो आप वही अपील कर सकते हो, और अपील वो सुनवाई करेगा, आपको सम्मन करेगा कि इस तारीख को अपील की सुनवाई है, उसकी ये ड्यूटी है कि आपको विधिवत सूचित करेगा। तो कई मामलों में वो दिला देते हैं। वो सूचना गलत हो सकती है या उसकी क्वालिटी को आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन राजस्थान में मैंने देखा है कि सबसे अधिक जिम्मेदार पुलिस विभाग है सूचना दिलाने में, है ना। वो हर तारीख पे आते हैं, हर आरटीआई का जवाब देते हैं, हर आरटीआई पे फर्स्ट अपील सुनते हैं, और सेकंड अपील में हमारे यहाँ वो हाजिरी में आते हैं। ये हम क्वेश्चन जरूर करते हैं कि इसमें आपने कोई घालमेल किया है क्या, है ना, चालाकी की है क्या, वो हम चेक करते हैं। लेकिन इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उनको ट्रेनिंग ठीक हुई है, वो हर अपील की हियरिंग में आते हैं, बाकी डिपार्टमेंट उस तरह से नहीं आते हैं। ठीक है सर। तो वही हमारे यहाँ पे कमिश्नर ही है, तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में होंगे मोस्ट प्रोबेबली लोक सूचना अधिकारी, जैसे आपने उनकी वेबसाइट पे होगा। वेबसाइट। हाँ, इस कानून के तहत जितने भी लोक सूचना अधिकारी डेजिग्नेट होते हैं और अपीलेट अथॉरिटी जो डेजिग्नेट होते हैं, वो सबका डिटेल हर पब्लिक अथॉरिटी को हर अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करना जरूरी है। और लगभग जैसे मैं बैंकों की वेबसाइट देखता हूँ तो उनपे ये सभी उनपे उपलब्ध होता है। M31 एक किन्ने का फोन है, वो अपना नाम बता के प्रश्न पूछे। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आप नाम बताइए। बारट सर को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं निविजन पंचालिया भारतीय रेलवे में हूँ सर, और मैं सर आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपका सर बीबीसी हिंदी में आपको सुने हुए बहुत अरसा हो गया सर, तो थोड़ा सा टॉपिक से हट के पूछना चाहूंगा सर, कभी क्या हम आपको सुन पाएंगे सर कभी बीबीसी पर? कभी नहीं, अब बीबीसी भी उस तरह से नहीं है, और बीबीसी ने ठीक नहीं किया, उनको रेडियो को किल नहीं करना चाहिए था। जी सर। क्योंकि रेडियो भारत सुनता है और टेलीविजन इंडिया देखता है। जी सर। ये बड़ा फर्क है, और जिस समय अधिक जरूरत थी बीबीसी ने रेडियो को उपेक्षित कर दिया, और लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। रेडियो के बारे में मार्क टूली कहते थे, इट इज द मोस्ट इंटीमेट मीडियम, इट मैटर्स योर हार्ट। अर्थात रेडियो हृदय स्पर्शी माध्यम है, ये आपके दिल को छूता है ना। बिल्कुल। तो उस माध्यम को छीन लिया, आपका एकाधिकार था, आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। सर हमारे किसी जानकार ने मुझे बताया था कि बारट सर आएंगे, तो सर मैं बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब मेरा ख्वाब पूरा हो गया सर, आपसे बात, मतलब आपकी आवाज सुन ली। मजा आ गया, मजा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
जी सर, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे जानकारी दी है। अरे जी अब मोहन कुमार जी शायद दोबारा कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जी मोहन कुमार जी पूछिए। नहीं जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कि हम अगर एसएससी को डालें अपना आरटीआई, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डलता है या स्टेट लेवल पर? किसका? ये एमटीएस एसएससी को। एमटीएफ क्या है सर? एसएससी का जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग, वो केंद्रीय सरकार का संगठन है ना? यस सर। हाँ, तो उनकी वेबसाइट पे आप जाओ, जी उस पे लिखा होगा कि लोक सूचना अधिकारी कौन है। नहीं तो आप मेल करके पूछो, आप लोक सूचना अधिकारी का पता दे। जी। और दूसरा सर, एक तो हम उनसे अपने कार्रवाई कॉपी मांग सकते हैं, और दूसरा है डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं अच्छा जी सर, अपने बारे में, है ना, कि मेरे रिजेक्ट फॉर्म की मुझे कॉपी दी जाए। हाँ, उस पे टिप्पणी है, नोट शीट है या राय है, उसकी कॉपी दी जाए तो आपको देंगे, है ना। जी तो कई बार हम सुनवाई में ये देख लेते हैं कि भाई हमको लगता है कि जैसे मोहन कुमार जी ने मांगा ये है, और वो सामने जो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी है वो कहता है सर ये तो नहीं है, तो हम पूछते हैं आपके पास क्या है, तो कहते सर हमारे पास ये है, तो हम कहा आप ये इनको दे दो, इससे शायद इनका काम चल जाए, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो एपेलेट अथॉरिटी कैसी है, वो कितनी संवेदनशील है। अधिकांश मामलों में हम कोशिश ये करते हैं कि कैसे भी करके सूचना दिलाओ। जी हेलो। जी शायद उनका बात हो गई। निखिल जी शायद दोबारा कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। निखिल कुड़कुड़े जी। जी हाँ सर, निखिल बोल रहा हूँ सर। मुझे पूछना था कि अभी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस भी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी और आरबीआई की तरफ से भी कि विजुअल इम्पेयर्ड के लिए टॉकिंग एटीएम्स लगाए जाए बैंक की तरफ से, यानी जो एटीएम्स है उसमें ही टॉकिंग की सुविधा दी जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे शहर में सिर्फ एक दो बैंक में ही वो फैसिलिटी है अवेलेबल, जबकि समझो उसी बैंक के एक ब्रांच में है और दूसरे ब्रांच में नहीं। तो ऐसी जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों करके? नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते। आप ये जानकारी आरबीआई से ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि सतना जिले में आप हैं, कल्पना की बात है, आरबीआई से पूछ सकते हैं कि सतना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों में विजुअली चैलेंज के लिए कितने कितने वो आपने तैनात कर रखे हैं, लिस्ट है, उनकी सूची दिया है, ये है ना। वो तो जो जवाब मैं अपने नागपुर सिटी में हूँ तो अपने शहर के एक्सेसिबल एटीएम्स की लिस्ट पूछ सकते मांग सकते हो, बिल्कुल मांग कि उनकी लिस्ट दी जाए। उसके बाद आप उस जवाब से सरकार को लिख सकते हो कि मुझे जानकारी मिली इतना है, जबकि हम इतनी जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो जी हेलो जी, सर, धन्यवाद सर। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बोलिए आ रही है आपकी आवाज। जी सर, मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगा नारायण सर जी जो बारट साहब हैं। जी सर नमस्कार। हाँ सर, मैं बाड़मेर जिले से हूँ और सर मैं आपसे मिला हुआ भी हूँ। अरे वाह। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि मतलब आप बीबीसी के पत्रकार हैं, लेकिन जब मैंने बीबीसी की अहमियत जानी और बीबीसी की जो मतलब निष्पक्ष और अभी के हमारे देश के हालात के मुताबिक भी बीबीसी ने जो मतलब निष्पक्ष समाचार दिए हैं, वाकई काबिल तारीफ है। और आपकी भी कई बार मैंने मतलब रिपोर्टें सुनी है। तो सर मैं जी बताओ। हाँ सर, तो सर मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, जैसे मुझे समाज कल्याण में ये एक आरटीआई लगाना है कि वो मांग रहे हैं कि भाई मार्कशीट ऑनलाइन, मतलब मार्कशीट है वो ओरिजिनल लाओ, जबकि ओरिजिनल तो सर क्या होता है कि हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कोरोना की वजह से जल्दी आ नहीं पाती है छात्रवृत्ति के लिए। तो ये कैसे पूरी जी नहीं, आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप उनसे आप डॉक्यूमेंट मांग लो, है ना। आप क्यों वाला सवाल तो नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं किया, शायद ये अगर सर हाँ छात्रवृत्ति स्वीकृत करने संबंधी नियम मांग सकते हैं। आप उनकी हम नहीं मांग सकते शायद मैं अगर उसकी आप कहो कि इसमें जो लास्ट टिप्पणी है वो मुझे चाहिए, है ना। तो सर मेरा भी यही है कि मतलब मुझे किस तरह से पूरी प्रक्रिया करनी है, और जब मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल जाए यानी नियमावली, तब मुझे क्या करना आगे, मतलब ये मैं आप एक दो आरटीआई लगाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, फिर आप सीख जाओगे, है ना। आपको लगेगा कि मैंने इतने दिन क्यों नहीं लगाई, है ना। तो आप 2-2 पॉइंट की 4-4 पॉइंट की आरटीआई लगाओ
कि इस साल कितनों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है। छात्रवृत्ति के बारे में फाइल पर उपलब्ध टिप्पणी और नोट शीट की प्रति दी जाए, उसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको लगे तो उसको देख करके दूसरी आरटीआई लगा दो कि मुझे इस डॉक्यूमेंट की दी जाए, है ना, ऐसा कर सकते हो आप। जी हमारे साथ पार्थ है, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। पार्थ जी, आप सवाल कीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते साहब। सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल जी, सुन पा रहा हूँ। ओके सर, हमारे गुजरात में ये हो रहा है कि हम जब बैंक में जाते हैं एटीएम लेने के लिए, तो हर बार हमें यही कहा जाता है कि आप एटीएम के लिए एलिजिबल नहीं है, और हमको ये कहा जाता है कि आप साइन कीजिए तो ही हम एटीएम देंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? गुमसुम गंगा घाट है, चुप चुप है गुजरात, वादा करके सो गए अच्छे दिन और रात। सही बात है ना। देखो, हाँ, क्यों वाला तो नहीं, आपको जो जवाब मिला है उसके बारे में और आरटीआई लगा दो कि उस नोट शीट की कॉपी ली जाए जिसमें तय हुआ था, है ना, अमुक दिनांक की। उसको मिला के आप पीएम को लिख सकते हो, राष्ट्रपति को लिख सकते हो, सीएम को लिख सकते हो, मीडिया को भेज सकते हो, है? तो ऐसा कर सकते हो आप। मतलब सर हम आप अपने पार्थ, एक बार आप अपनी समस्या दोबारा रिपीट करेंगे? बीच में मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हुआ, मैं आपको सुन नहीं पाया था। एटीएम, क्योंकि मैं खुद बैंक में 28 साल रहा हूँ और एटीएम से रिलेटेड बात है, तो लगा कि दोबारा से। जी सर, समस्या हमारी ये है कि जब हम गुजरात, हमारे बैंक में, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में या कहीं भी जाते हैं गुजरात में, तो हम एटीएम मांगते हैं कि हमें एटीएम चाहिए। खाता तो खोल के देते हैं, लेकिन एटीएम के लिए वो लोग ये कहते हैं कि आपकी साइन कीजिए तो ही आप एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके खाते में से पैसे चले जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इस तरह से वो लोग। जी जी जी। कौन से बैंक का इश्यू है सर? बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। एसबीआई, ओके ओके। एसबीआई की मैं आपको इंटरनल गाइडलाइन, आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो एसबीआई की मैं इंटरनल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसपे ये लिखा है कि आपको एटीएम दिया जाएगा। और अगर उससे नहीं होता तो फिर आगे अपन रास्ता चौकआउट करते हैं कि कैसे, क्यों नहीं दिए, क्योंकि पॉलिसी में तो इट इज क्वाइट क्लियर कि आपको मिलना है जी। तो आप मेरे से मोबाइल पे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा या अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपसे वो गाइडलाइन शेयर करता हूँ और उनको दिखाइए कि भाई ये पेज नंबर सर मेरे पास उद्भव विजय फाउंडेशन का ऑफिशियल नंबर है, तो उस पे मैं ये नंबर भेज दूंगा। हाँ, उस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां से आपको एसबीआई की इंटरनल गाइडलाइन आपको हम देते। जी सर, तो आप मुझे भेज दीजिए फिर। जी राइट। और किसी का प्रश्न? नहीं। अब क्योंकि किसी और प्रतिभागी का प्रश्न नहीं है, तो मैं पुनः गौरी जी से रिक्वेस्ट करूं कि आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से आपने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से हम सब के सवालों के जवाब दिए, और मेरे ख्याल से बहुत आ रहे हैं क्या? हाँ जी गौरी जी, कंटिन्यू। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। मुझे खुद भी मेरे जो सवाल थे, इन्हीं सवालों के बीच में मुझे उनका जवाब मिला। मैं भी कुछ फॉर्मेट वगैरह के बारे में पूछना चाह रही थी, और स्पेशली ये तो कॉम्प्लीमेंट है कि सर की आवाज की वजह से तो बहुत सारे प्रतिभागियों ने ज्वाइन किया है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आने वाले समय में अपने YouTube चैनल पे जरूर रखेंगे, ताकि जितने लोग हमें आज ज्वाइन कर पाए वही नहीं, बाकी आने वाले बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ कि आज सैटरडे होने की वजह से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, हमसे छुट्टी नहीं है, वो लोग भी लाभान्वित हो सके। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, वोट ऑफ थैंक्स, जिसके लिए मैं हमारे आदरणीय शरद त्रिपाठी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उद्भव विजन फाउंडेशन के, और मेनली हमारा एडवोकेसी और पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट है उसको देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स के साथ में प्रस्तुत हो। शरद त्रिपाठी जी। शरद भाई।
उनके नेटवर्क में कोई इश्यू है, बार-बार ड्रॉप हो रही है उनकी लाइन। तो शाहरुख खान जी हैं हमारे मैं साथ? हाँ, शाहरुख भाई, जी हाँ, गौरी जी शाहरुख जी को इनवाइट कर लीजिए। शाहरुख जी जो कि हमारे एक उद्भव के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो मैं शरद जी से आग्रह करती हूँ कि शरद जी आप शाहरुख जी, सॉरी शाहरुख जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के साथ प्रस्तुत हो। हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी, जी। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैं नारायण बारेट सर का कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला और हम लोगों के साथ जुड़े। सर, जैसा कि आपकी शख्सियत ही गवाही देती है कि आपने क्या हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप यहाँ प्रोग्राम में आए, सभी लोग जो यहाँ जुड़े, जिन्होंने अपने अपने मन में, क्योंकि ये जो कानून है बहुत आसान कानून बनाया गया था और वो उसका भी हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे। जैसे कि आज आपने बताया कि 40 से 60 लाख एप्लीकेशन आती हैं प्रतिवर्ष, और उसका भी हम लोग लाभ नहीं ले पाते। वो कहीं ना कहीं हमारे अवेयरनेस की कमी के कारण। तो सर, आप आए, हमें आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन सर, गौरी मैम और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय दिया, थैंक यू। एक मिनट, सॉरी जी। मैं आप सब लोगों से मैं बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा हमेशा जुड़ाव रहा है क्योंकि सभी लोग बीबीसी सुनते रहे हैं। तो जब भी मैं कहीं गया था तो मुझे वो मिलते थे और बड़ा प्रेम से पेश आते थे। मैं बाड़मेर एक बार गया हुआ था, तो मुझे वहां पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है भुवनेश जैन, जो नेहरू युवा केंद्र में भी है। उनके पिताजी काम करते हैं समाज में, बॉर्डर एरिया में, अब तो नहीं है। तो उनके एक स्कूल चलती है ब्लाइंड बच्चों के लिए, बहुत रिमोट एरिया में। तो उन्होंने कहा अपन वहां चल सकते हैं। मैंने बिल्कुल चलेंगे। हम वहां गए रेगिस्तान में, उन बच्चों से मैं मिला। मैंने उनसे पूछा कि आप हेलेन केलर को जानते हो क्या? सबके सब बच्चे जानते थे। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि राजधानी से इतनी दूर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक रेगिस्तान के आगोश में बसा हुआ गांव, जिसमें उपेक्षित सी एक स्कूल, उसमें जो बच्चे हैं वो हेलेन केलर को वहां जानते थे। वो सब मेरे को भी सुनते रहे थे, तो मुझसे भी वो वाकिफ थे। तो हमें बीच बीच में खुद को रिचार्ज करने के लिए इन सब को पढ़ते रहना चाहिए। महात्मा गांधी है, हेलेन केलर है, आपको याद होगा, आपको मैं समझता हूँ कि पक्का होगा, जो हिंदुस्तान के पहले ब्लाइंड एमपी थे साधन चंद्र गुप्त, वो बंगाल से थे, ढाका में पैदा हुए और हिंदुस्तान में आके वो एमपी बने। पहला चुनाव श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हार गए थे, फिर वो मेरे ख्याल में 2 बार एमपी थे, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल भी थे वो। तो वो हमें प्रेरणा देते हैं कि कैसे लोग थे वो। दूसरे हमारे यमुना प्रसाद शास्त्री थे रीवा से, वो उन्होंने राजा को हराया, रानी को हराया, दोनों को हराया, पार्लियामेंट में पहुंचे थे। तो इस तरह के किरदार हमें इंस्पिरेशन देते हैं और हम पे जिम्मेदारी डालते हैं कि हम उनको पढ़ के हम भी आगे बढ़ सकते हैं क्या, हम अपने किसी साथ वाले को आगे बढ़ा सकते हैं क्या। मैं एक दिन ट्रेन से उतरा, तो जीवन में आप कभी कभी खूबसूरत तस्वीर देखते हो जो आपके दिमाग के फ्रेम में उतर आती है। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा मैंने एक ब्लाइंड कपल, दोनों के बीच में एक 7-8 साल की बच्ची उंगली थामे हुए प्लेटफॉर्म की भीड़ में क्रॉस करवा रही थी। मैं इतना द्रवित और भावुक हुआ उसको देख करके। मैं ट्रेन मतलब ये चूक जाती, मैंने फोटो लेने का प्रयास किया, फोटो नहीं ले पाया। मैंने उसके बाद शरद जी से पूछा कि मैं उस कपल से, उस बेटी से मिलना चाहूंगा कि कितना मन भावन दृश्य था वो, कि मैं बेटियों का पहले ही मुरीद रहा हूँ, इस समय सारी लड़ाइयां वही लड़ रही है। तो ये आप पे एक प्रभाव डालती है। और हेलेन केलर को अक्सर कोट करता हूं मैं किसी भी ऑडियंस में जाता हूं, तो वो कहती थी कि मुझे नेत्रहीनता से भी बड़ा अभिशाप लगता है इंसान की आंखें उसको दिखता नहीं है। इस समय बहुतायत में हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे जिनकी सो कॉल्ड आंखें पर उनको दिखता ही नहीं है उनके सामने क्या हो रहा है। तो उन आंखों का क्या फायदा? उनसे तो वो लोग अच्छे हैं जिनके भीतर की आंखें ज्यादा सशक्त है। आखिर में रुथ बेनेडिक्ट एक बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी,
पश्चिम की, उन्होंने एक बात कही थी कि नो वन लुक्स एट वर्ल्ड विद प्रिस्टीन आईज, कि संसार में कोई भी अपनी मौलिक आंखों से संसार को नहीं देखता है। सब लोग संस्थागत तौर पे, परंपरागत तौर पे, माहौल से जो आंखें मिली उसी के जरिए देखते हो। तो फिर आंखों का फायदा क्या? आंखों का फायदा तब है जब आप अपनी मौलिक आंखों से, मूलभूत आंखों से संसार को देखें और इंसान होने का वजह समाज को दे सके कि मैं एक इंसान हूं और मैं लोगों से अच्छा व्यवहार करने की अपेक्षा करता हूं। हमें चिंता ये भी है कि लगातार हम एक ऐसे समाज के निर्माण को होते हुए देख रहे हैं जिसमें करुणा, दया, ये सब गायब होती जा रही है ना। तो युधिष्ठिर ने उससे पूछा, यक्ष ने, कि धर्म से बड़ा क्या है? उन्होंने कहा दया है। दया से बड़ा क्या है? दया क्या चीज होती है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबके सुख की कामना और कल्पना करना ही दया है। अब मैं देखता हूं कि हम एक ऐसे चौराहे पे कि जहां सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में दया का तत्व लोप होता जा रहा है। तो हम सब मिलके कुछ कोशिश करते हैं कि सब अच्छा होगा। शुक्रिया आपको। बहुत बहुत सर, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सर। मोहम्मद खान, आप जिस स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी का विद्यार्थी हूं, आपसे मिलना हुआ था। हाँ जी सर क्या बात है। हेलो जी जी सर, आप एक बार जो आप एंड में बोलते हैं रिपोर्ट करते हैं, वो बोल दीजिए सर एक बार। हाँ सर, वो बोल दीजिए सर, एक बार बोल दीजिए सर। वो सुना करते थे ना सर, आपका नाम और शहर का नाम बताते थे। हाँ, वो बोल दीजिए सर। वो बहुत फिर मैं मतलब एक किसी कहानी को खत्म करते वक्त ये बात कहता था, तो मैं जोड़ के बता रहा हूँ कि मैं एक बार बहरूपियों पे स्टोरी कर रहा था। बहुत सारे बहरूपे इकट्ठे थे और वो बहरूपिये अपनी अपनी वेदना बयान कर रहे थे। कोई गुजरात से था, कोई कहीं से था, और हर एक बहरूपिया कह रहा था कि हमारी वो पूछ नहीं है। तो मैंने पूछा एक बहरूपिया से कि आप अहमदाबाद गुजरात से होने का दावा कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर कला का अर्थ होता है कि वो कोई समाज को संदेश देने के लिए बनी होती है। आपने कोई पैगाम दिया? उस बहरूपिये ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि जब दंगे हो रहे थे, हम बहरूपिये थे जो हिंदू बस्ती में मुस्लिम लिबास में जा रहे थे और मुस्लिम बस्ती में हिंदू वेश में जा रहे थे, है ना। तो मैंने कहानी को इस तरह से खत्म किया था कि गांधी का गुजरात जब हिंसा से धू धू कर जल रहा था, तो मेरे मुल्क की सियासत या तो शरीक जुर्म थी या फरार थी। ये बहरूपिये थे जो इस बस्ती से उस बस्ती में मोहब्बत का पैगाम ले जा रहे थे। वो हिंदू बस्ती में मुसलमान का लिबास धारण करके जाते थे और मुस्लिम बस्ती में हिंदू का परिधान पहन के जाते थे। बहरूपियों ने मंच सजाया और गिले शिकवे भी किए कि अब उनकी कोई पूछ नहीं है। जिसने भी उनका मजमा देखा, उनके फन की, उनकी कला की दाद दी। लेकिन हर इंसान यही पूछता रहा कि अगर ये बहरूपिये हैं तो सियासत की सभा महफिल में मिलते हैं, वो कौन है? नारायण बारेट, BBC, जयपुर, राजस्थान। क्या बात है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात सुनने के लिए सर बहुत दिन हो गए सर सुने। सर, एक विशेष आग्रह है आपसे। आप उद्भव के स्थापना दिवस पे हर साल हमें मिलेंगे यूं ही। हाँ, इसी तरह। नहीं, आप जब कहें मुझे कुछ, जब आप कहें, डिपेंड करता है कि उस समय मैं कहाँ हूँ कि नहीं। लेकिन उसमें सिद्धांत मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुन के महाभारत। थैंक यू सर, आप सबको ख्याल रखिए अपना। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।